रात के 11:47। शहर की एक सुनसान गली। हवा भी अजीब सी ठहरी हुई है। चारों तरफ एक खामोशी है, इतनी गहरी कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी चुभने लगे। आज हम डर की इसी खामोशी में उतर रहे हैं। और ये दिलचस्प है कि आपने खामोशी से शुरुआत की। ज्यादातर डरावनी कहानियां चीख या अचानक हुई किसी आवाज से शुरू होती हैं, पर असली बेचैनी तो सन्नाटे से पैदा होती है। हमारा दिमाग उस खालीपन को खतरे से भरने लगता है। बिल्कुल। हमारे सामने द शैडोज विस्पर नाम की एक कहानी के कुछ हिस्से हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि डर पैदा कैसे किया जाता है। एक एक धागा खोलकर देखेंगे कि लेखक ने आवाज, सन्नाटे और हमारे जमाने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक मामूली सी रात को एक बुरे सपने में कैसे बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये कहानी डर के कई जाने पहचाने नियमों को तोड़ती है। यहाँ खतरा चिल्लाता नहीं है, फुसफुसाता है। और कहानी की शुरुआत इसी फुसफुसाहट की नींव रखती है। राघव नाम का एक किरदार उस खाली गली से गुजर रहा है। माहौल इतना शांत है कि उसे अपने कदमों की आवाज भी अजीब लग रही है। और इंसान का दिमाग ऐसी स्थितियों में खुद को बहलाने की कोशिश करता है, ये सोचने की कोशिश करता है कि सब ठीक है। हाँ, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। हम खुद को यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारा वहम है, क्योंकि असलियत का सामना करना वो ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी हॉरर कहानियां आपको ये राहत कभी नहीं देती, है ना? जैसे ही राघव खुद को समझाता है, उसी खामोशी को तोड़ती एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। एक फुसफुसाहट आवाज ठीक उसके पीछे से आती है, राघव रुक जा। यहाँ दो बातें हैं जो डर को तुरंत असरदार बना देती हैं। पहली, आवाज चीख नहीं, फुसफुसाहट है। चीख एक चेतावनी हो सकती है जो दूर से भी आ सकती है, लेकिन फुसफुसाहट का मतलब है कि कोई आपके बहुत बहुत करीब है, आपके पर्सनल स्पेस में। ये एक राज की तरह है जो सिर्फ आपके लिए है। और दूसरी बात, वो उसका नाम जानती है। ये चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये हमले को व्यक्तिगत बना देती है। अब ये कोई अनजान खतरा नहीं है जो किसी पर भी आ सकता था। ये खतरा सिर्फ राघव के लिए है। वो उसे जानता है, उसे ढूंढ रहा था। इस एक पल में राघव उस गली में सिर्फ एक राहगीर नहीं रह जाता, वो एक शिकार बन जाता है। वो मुड़कर देखता है, पर वहां सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं होता। और अब उसके दिमाग में सवाल ये नहीं है कि क्या वहां कोई है, सवाल ये है कि वो कहाँ छिपा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। पहले डर बाहरी था, एक आवाज। अब डर आंतरिक हो गया, शक और पैरानोया। राघव अब सिर्फ आवाज से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से लड़ रहा है। वो आगे बढ़ता है, शायद ये सोचकर कि तेजी से चलकर वो इस एहसास से बच निकलेगा। लेकिन खतरा उसका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ ही कदमों के बाद आवाज दोबारा आती है, इस बार और भी ज्यादा साफ और ज्यादा करीब। और इस बार वो सिर्फ पुकार नहीं रही, वो एक सवाल कर रही है, राघव क्यों भाग रहा है? कहानी में लिखा है, इस बार आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी। ये कहानी का अगला स्तर है। यहाँ लेखक राघव की शारीरिक और मानसिक स्थिति को एक साथ तोड़ रहा है। कान के पास फुसफुसाहट का एहसास शारीरिक तौर पर डराता है, ये एहसास कि कोई आपको छूने ही वाला है। और सवाल क्यों भाग रहा है, ये मनोवैज्ञानिक हमला है। सही। इसका मतलब है कि वो साया सिर्फ राघव की मौजूदगी को ही नहीं बल्कि उसके डर और उसके भागने के इरादे को भी जानता है। वो उसके दिमाग में घुस चुका है। अब राघव का डर साफ दिखाई देने लगता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हो गई हैं। और वो वही करता है जो हम में से कोई भी ऐसी हालत में करेगा, मदद के लिए अपना फोन निकालता है। लेकिन मुझे लगता है कि लेखक हमें यहाँ एक जाल में फंसा रहा है? बिल्कुल। ये हमारे आधुनिक जीवन के एक बहुत गहरे विरोधाभास को छूता है। टेक्नोलॉजी हमें दुनिया से जोड़ती है, लेकिन जब वो हमें धोखा देती है तो वो हमें पहले से भी ज्यादा अकेला और बेबस महसूस कराती है। ये सिर्फ एक टूल का फेल होना नहीं है, ये हमारे सुरक्षा के कवच का टूटना है। और स्रोत में ठीक यही होता है। जैसे ही राघव फोन की स्क्रीन को देखता है, लिखा होता है नेटवर्क 0, बैटरी 2%। इस एक पल में उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। सोचिए उस बेबसी के बारे में। डर की सबसे खतरनाक शक्ल बेबसी ही है, जब आपको पता हो कि आप खतरे में हैं और आप मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेखक ने यहाँ राघव को सिर्फ अकेला नहीं बल्कि आधुनिक दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ दिखा दिया है। वो 21वीं सदी से निकलकर किसी आदिम डर में फंस गया है, जहां उसके पास सिर्फ भागने का विकल्प है। और वो भागता है,
घबराकर, बिना सोचे समझे, बस उस गली के दूसरे छोर की तरफ। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि खतरा अब पीछे नहीं बल्कि ठीक सामने है। हाँ, ये एक क्लासिक हॉरर तकनीक है। शिकार को ये महसूस कराना कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। हर तरफ से घेरा जा चुका है। हाँ, सामने रास्ते के बीचों बीच एक लंबा साया खड़ा है। जैसा कहानी में लिखा है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप। वो हिल नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, बस इंतजार कर रहा है। और ये इंतजार किसी एक्शन से ज्यादा डरावना है। यहाँ लेखक एक और मनोवैज्ञानिक चाल का इस्तेमाल कर रहा है। हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। जब साये का कोई चेहरा नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, तो हमारा दिमाग सबसे भयानक चेहरा कल्पना कर लेता है। ये डर बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर से पैदा हो रहा है। इसे ही अस्तित्व का डर कहते हैं। एक ऐसा खतरा जिसे हम ना समझ सकते हैं, ना उससे लड़ सकते हैं। तभी फुसफुसाहट फिर सुनाई देती है, और भी करीब से। वापस आ जा, मैंने बात अभी खत्म नहीं की। और अब ये साफ हो जाता है कि आवाज और वो साया एक ही है। डर को अब एक शरीर मिल गया है। और फिर कहानी उस साये का एक और डरावना विवरण देती है। स्रोत में बताया गया है कि वो साया धीरे से अपना सिर उठाता और उसकी आंखों की जगह बस अंधेरा था। उफ। ये जानकारी उस साये को पूरी तरह से अमानवीय बना देती है। वो कोई इंसान नहीं है, कोई भूत नहीं है, वो एक खालीपन है, एक शून्य है जो देखने आया है। उसकी कोई भावनाएं नहीं है, सिर्फ इरादे हैं। और ठीक इसी पल जब राघव उस खालीपन को देख रहा होता है, एक और अजीब घटना होती है। उसका फोन जो अब तक बेकार था, अचानक वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर लिखा आता है 1 न्यू वॉइस रिकॉर्डिंग सेव्ड, जबकि उसने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ये बहुत ही चालाकी से लिखा गया है। फोन जो उसकी मदद नहीं कर सका, अब खुद खतरे का हिस्सा बन गया है। सही। वो अब एक ऐसी चीज बन गया है जिस पर राघव का कोई नियंत्रण नहीं है। वो एक अनजान शक्ति के हाथ का खिलौना बन गया है। ये कहानी का सबसे तनावपूर्ण क्षण है। राघव डरते डरते, कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग प्ले करता है। उसे नहीं पता कि वो क्या सुनने वाला है, लेकिन न सुनना भी कोई विकल्प नहीं है। और रिकॉर्डिंग का कंटेंट डर को एक नए ही स्तर पर ले जाता है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये समय और दूरी के साथ एक क्रूर खेल है। रिकॉर्डिंग में पहले सिर्फ सांस लेने की आवाज आती है, एक धीमी, भारी सांस। कहानी के हिसाब से जैसे कोई फोन के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। एक पल के लिए रुककर इस पर सोचते हैं। ये शानदार है। इसका मतलब है कि जब राघव चल रहा था, जब उसे लग रहा था कि आवाज दूर से आ रही है, वो साया असल में उसके इतने करीब था कि उसकी सांसें फोन के माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गईं। हाँ, खतरा सामने नहीं, बल्कि हमेशा से ही साथ चल रहा था। वो जिसे सिर्फ सुन रहा था, असल में उसे महसूस कर रहा था, बिना जाने। और फिर रिकॉर्डिंग के अंदर से वही फुसफुसाहट आती है, लेकिन इस बार शब्द अलग है। राघव, मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। ये एहसास कि आप जिससे भाग रहे थे वो असल में आपके साथ ही था, ये डर को कई गुना बढ़ा देता है। जिस फोन को वो अपनी जेब में सुरक्षित समझ रहा था, वो खुद ही खतरे का गवाह बन चुका था। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बहुत परेशान करने वाला ख्याल है। ये आपकी हकीकत पर ही सवाल उठा देता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद होती है, राघव ऊपर देखता है और स्रोत कहता है साया अब उसके बिल्कुल सामने था। और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। कहानी का ये हिस्सा यहाँ खत्म हो जाता है, जिससे हमें कल्पना करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि आगे क्या हुआ होगा। और अंत को अनकहा छोड़ देना अक्सर उसे दिखाने से ज्यादा असरदार होता है। हमारा दिमाग जो कल्पना करेगा वो किसी भी विजुअल से कहीं ज्यादा डरावना हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्रोत के आखिर में एक मोड़ है, और यही वो पल है जहाँ कहानी सिर्फ डरावनी होने से आगे बढ़कर परेशान करने वाली बन जाती है। अच्छा, वो कैसे? अगली सुबह लोगों को सड़क पर राघव का फोन मिलता है, और उसमें जो आखिरी रिकॉर्डिंग थी वो राघव की नहीं थी। ओके, अगर वो राघव की नहीं थी तो इसका मतलब है कि वो साया अब भी वही है और फोन का इस्तेमाल कर रहा है। उसमें क्या था? उस रिकॉर्डिंग में एक और हल्की सी फुसफुसाहट थी, एक सवाल। और वो सवाल था, अगला कौन होगा जिसका मैं पीछा करूं? वाह, ये देखिए कितना दिलचस्प है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही निजी हमले से हुई थी। राघव, रुक जा। खतरा सिर्फ राघव के लिए था, लेकिन अंत तक आते आते वो खतरा निजी नहीं रहा, वो सार्वभौमिक हो गया। वो अब किसी को भी चुन सकता है। बिल्कुल, वो खतरा अब कहानी के पन्नों से बाहर आ गया है। हाँ,
ये मोड़ कहानी को राघव से निकालकर सीधे सुनने वाले तक ले आता है। ये सवाल पूछकर कहानीकार ने डर को एक अंतहीन सिलसिले में बदल दिया है। राघव पहला शिकार था, आखिरी नहीं। और ये डर हमेशा ज्यादा बड़ा होता है, ये जानना कि ये कभी खत्म नहीं होगा। तो हमने देखा कि कैसे ये कहानी डर पैदा करने के लिए सतही तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती। ये कई परतों पर काम करती है। अकेलापन और सन्नाटा, फुसफुसाहट का निजी हमला, टेक्नोलॉजी का मनोवैज्ञानिक धोखा, और आखिर में खतरे को कहानी से निकालकर हमारी दुनिया में ले आना। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये हमारे आधुनिक जीवन के डरों का एक मिश्रण है। अकेलेपन का डर, मदद न मिलने का डर, और ये डर कि कोई अनजानी शक्ति हमें देख रही है, हमारे नाम जानती है और हमारे सबसे करीबी डिवाइस को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। हमारे पास द एंड ऑफ फियर, द रिमेनिंग डार्कनेस नाम के स्रोत से भी कुछ पंक्तियां हैं जो इसी बात को आगे बढ़ाती हैं। उसमें लिखा है, डर की ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर अंधेरा अभी बाकी है। ये एक महत्वपूर्ण विचार है। डर एक अनुभव है जो किरदारों के साथ खत्म नहीं होता है। ये कहानियां हमारे मन में रह जाती हैं और अंधेरे में हमारे साथ चलती हैं। ये सिर्फ राघव की कहानी नहीं थी, ये अंधेरे की कहानी थी, और अंधेरा अंधेरा हमेशा रहता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन है या हमारे किसी गहरे अनजाने डर को आवाज देती हैं? क्या हम इन कहानियों की तरफ इसलिए खिंचते हैं क्योंकि ये हमें सुरक्षित तरीके से अपने डरों का सामना करने का मौका देती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है ये कहानियां एक आईने की तरह काम करती हैं। वो हमें वो डर दिखाती हैं जो हमारे समाज में पहले से मौजूद हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता और उससे पैदा होने वाली असुरक्षा। ये कहानियां उन डरों को एक चेहरा दे देती हैं, एक साए का चेहरा। शायद स्रोत की एक अंतिम पंक्ति इस सवाल को और भी गहरा कर देती है, और शायद आज की चर्चा को खत्म करने का सबसे सही तरीका भी वही है। वो पंक्ति है, शायद अगली कहानी आपके बारे में हो। और इसी ख्याल के साथ ये कहानी खत्म होती है। एक ऐसा ख्याल जो सिर्फ डराता नहीं, बल्कि आपको अपने आसपास के अंधेरे को और अपनी जेब में रखे फोन को एक अलग नज़र से देखने पर मजबूर करता है।